रामकृपाल जी, ये अपने आप में एक नायाब सेंटर होगा जहां भारतीय सांस्कृतिक विरासत, काशी की जो अपनी प्रतिभाएं हैं उनकी तो झलक देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ जापान की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अपने आप में एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन काशी को मिलने जा रहा है आज। निश्चित रूप से मैं बल्कि ये कहूंगा कि देखिए, जो ये क्योटो और काशी की बात होती है जी, मेरा ऐसा मानना है काशी का अपना जो कुछ भी है उसकी एक आइडेंटिटी है, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान। तो काशी का अपना अल्हड़पन है, काशी की अपनी पहचान है, उसे किसी और से पहचान लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई बात करते हैं तो ये समझ लीजिए समरूपता की बात होती है, कोई अनुरूप नहीं हो सकता। बाप बेटे का चेहरा बाप से मिलता है ये अलग बात है, लेकिन दोनों की अपनी हैसियत। तो देखिए, जापान से हमारा जो रिश्ता भारत का रहा है बहुत पुराना रिश्ता रहा और तमाम तरह के प्रोजेक्ट में जापान हमेशा अपना सहयोग देता रहा है। और ये जो कल्चरल सेंटर है, जापान के साथ एक चीज जो उसकी विशेषता है कि वो एक बिल्कुल परफेक्शनिस्ट की तरह होते हैं, यानी जो काम उनको दिया जाएगा वो बहुत ही निश्चित रूप से पूरा होगा, उसमें किसी में खामी नहीं हो सकती। तो ये मेरा कहना है कि देखिए, ये दो शहरों का, दो संस्कृतियों का आपस में एक मिलना जुलना हो सकता है। बनारस का अपना वो है, मुझे याद है रघुवीर सहाय जी जब दिनमान के संपादक थे, कॉलेज स्टोरी बनारस से आई थी, हाँ, तब उसमें शायद अनुपम मिश्र जी की थी वो बना रहे बनारस। आज भी मैं कहता हूँ कि बना रहे बनारस, बनारस की अपनी पहचान है। और उसमें देखिए, जैसा पुष्पेश जी कह रहे थे, रामकृपाल जी, वो विपक्ष की तरफ से सवाल भी तो पूछे जाते हैं कि काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया था, बन गया क्या क्योटो? ये भी तो पूछा जाता है। नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष क्या क्या सवाल करता है, उन लोग क्या क्या करेंगे, सवाल तो लोग करेंगे ही। हाँ। और एक चीज मैं कह दूं, जैसे कोरोना वाली बात आई, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन एक बात समझना चाहिए, आदमी आदमी है, फरिश्ता नहीं। और ईमानदारी की बात यह है कि जो मुसीबत आई थी उसमें फरिश्ते मुब्तला आजमाइश हो तो चीख उठे। ये हिंसा है जो सहता आ रहा है, मुश्किल इतनी। सही बात तो मोदी भी इंसान है। हाँ। कई बार कहीं से कुछ गफलत हो जाती है। हाँ। मैं मानता हूँ अनुमान गलत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज देखनी चाहिए, हाँ, कि इरादा नेक है या नहीं। गलती हो जाए, इरादा नेक होना चाहिए। और उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में जो गड़बड़ियां हुई है, एक तरह से स्वीकारा भी है लोगों ने कि हाँ हुआ है। तो ये आज का दिन जो है, मैं मानता हूँ इसको राजनीति से बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। एक सेंटर है, हम जापान क्योटो और काशी का एक मिला जुला रूप देखेंगे। हाँ। तो हमें भी प्रतीक्षा है कि रुद्राक्ष सेंटर को जरा सा देखें हम उसका क्या है। संतोष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जापान के क्योटो से। अब संतोष जी, ये बताइए कि अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योटो में बैठकर एक भारतीय के तौर पर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? काशी में क्या और बदलाव लाए जाने चाहिए? क्योटो से और क्या सीख लेने की जरूरत है? सीख लेने की जरूरत है भी या नहीं? नहीं, इसको सीख लेने की बजाय अगर हम कहें कि ये हम एक दूसरे का सहयोग करें, हाँ, तो वो ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। और इन सारी चीजों में एक मैं बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू जी को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें जापानी बच्चों ने लिखा था कि हमें हाथी चाहिए, क्योंकि उस समय जापान में जो हाथी 2 थे वो गुजर चुके थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय के जी, उन्होंने 2 हाथी भेजा था, जिसमें एक का नाम मिंद्रा था। 2 अक्टूबर का दिन ये काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा। 2 अक्टूबर 1949। तो भारत और जापान के बीच में धर्म से लेकर, संस्कृति से लेकर के और उपहारों का आदान प्रदान तो लगातार सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल पुराना रिश्ता रहा। बिल्कुल पुराना रिश्ता है। और काशी और क्योटो को अगर एक करके देखें तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है। पर्यटन में है, तकनीक में है, रोजगार के क्षेत्र में काफी ज्यादा है, मानव संसाधन के क्षेत्र में जापान और भारत
काफी कुछ कर सकते हैं। पूर्वांचल खास करके उसमें एक अहम रोल पैदा कर सकता है। तो एक और छोटी सी चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा जो मैंने खुद पर्सनल नोटिस किया है कि कल जापान के राजदूत श्री सतोशी जी प्रोटोकॉल का पालन उसको किनारे करते हुए उन्होंने सारनाथ का भ्रमण किया। दूसरे एक शख्स हैं मिस्टर मात्सुमोतो जी, जो जीका इंडिया के चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरी अपनी पर्सनल जानकारी में मैं उनसे मिला भी था। पिछले साल उन्होंने प्रोटोकॉल के बिना सारनाथ का भ्रमण और बनारस का भ्रमण किया था। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि बनारस में आकर के प्रोटोकॉल लिए बिना ठीक है सारनाथ जाना, तो इसको भी एक लंबे रूप में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले वक्त में भारत और जापान के रिश्तों में और मिठास आएगी और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, ये उम्मीद की जा सकती है, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और इस बीच बीएचयू के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की किस तरह से तारीफ की और क्या क्या कहा, इस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आज यूपी में कानून का राज है, एक तो यह कहा पीएम मोदी ने, माफिया और आतंक पर कानून का शिकंजा कसा है। अपराधियों को अब पता है कि अगर वो क्राइम करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। ये कहते हुए यूपी की योगी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह, सुनिए। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।